नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, fx दिया हुआ है, लेट fx इज दिस, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। a नॉट इक्वल टू 1 का मतलब है, ये सवाल में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू 1, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा वो एक्सप्रेशन। एंड f of x plus y is equal to fx plus f of y. It is true for every value of x comma y belongs to R. Then we have to find the value of 28 and sigma I is equal to 1 से लेकर mod of f of y। तो पहले f of y निकालना है एंड देन फिर कैलकुलेट करना है ना। f of y निकालने के लिए मुझे fx चाहिए। इस तरह का सवाल पहले भी आया हुआ है, जेई मेरे हिसाब से, आई थिंक जेई शायद एडवांस में आया था इस तरह का सवाल। तो इसमें एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इस fx को रख दो आप यहाँ पर, है ना। fx को अगर मैं रखूंगा तो f of x plus y कैलकुलेट कर लूंगा, fx fy दोनों तरफ कंपेयर कर लूंगा और कंपेयर करके मैं a और b निकाल लूंगा। या थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, fx दिया हुआ है मुझे और मुझे ये फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों का यूज करके मुझे fx निकालना है। तो फर्स्ट कंसेप्ट तो अपन ये अप्लाई कर देते हैं कि फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0, x बराबर y बराबर 0 रख दो आप इन दिस इक्वेशन। तो इट विल बिकम f of 0 इज इक्वल टू f of 0 प्लस f of 0। x और y को मैंने 0 रखा है तो +1 और -0। तो f of 0 कितना आ गया बच्चों? f of 0 इज इक्वल टू आ गया -1। नाउ व्हाट इज f of 0 फ्रॉम दिस गिवन fx? अगर मैं f of 0 निकालना चाहूंगा, इट विल कम आउट टू बी b, एंड अगेन f of 0 इज इक्वल टू b, therefore the value of b will come out to be -1। b की वैल्यू -1 आ गई बच्चों, है ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है fx निकालने के लिए a। तो a निकालने के लिए मैं इस गिवन इक्वेशन में कुछ और रखने की कोशिश करता हूं ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू x, y बिलोंग्स टू R। तो सेकंड मैंने इससे सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल टू -x, क्योंकि अब हम देखें तो f of 0 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर मैं y इज इक्वल टू -x रखता हूं इस इक्वेशन के अंदर, तो व्हाट वी गेट? f of 0, fx तो fx रहेगा, y को रिप्लेस कर दिया मैंने -x से, -x आ जाएगा और +1 की जगह +1 रहेगा, एंड दिस इज y को रख रहा हूं मैं -x, तो दिस इज +2x अपॉन एंड 7, 2x अपॉन 7, 2x स्क्वायर अपॉन 7, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 7, ये इस तरह से आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 7। नाउ द वैल्यू ऑफ f of 0 इज -1, तो वैल्यू f of 0 की जगह -1 रख दो आप, तो उससे कितना आ जाएगा? fx प्लस f of -x। f of 0 को मैंने -1 लिखा तो ये +2 आ जाएगा, एंड प्लस 2x स्क्वायर 7 इज इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि मैंने -1 लिखा ना, -1 को मैंने इधर इंटरचेंज कर लिया तो उधर 0 हो गया, +2 बराबर 0 आ गया। अब मैं यहाँ से fx और f of -x निकाल के और कंपेयर करके मैं यहाँ से a निकाल लूंगा ना, क्योंकि मुझे पता लग ही गया कि हमारे पास b। तो अगर इसको मैं fx मेरे पास दे रखा है, b को मैं रख दूंगा -1, b की जगह मैं -1 रख दूंगा, और अगर मैं b की जगह -1 रखूंगा और ये कैलकुलेट करके निकालूंगा तो यहां से मुझे a की वैल्यू आ जाएगी -5/7, a विल कम आउट टू बी -5/7। fx हमारे पास दे रखा है, f of -x मुझे निकालना है, निकाल सकते हैं वैसे हम चाहें तो दिस इज 2 + 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a + 2 अपॉन a - 1 इंटू x एंड प्लस b, एंड व्हाट इज b? b इज बेसिकली -1, तो b को लिख दिया मैंने -1, ये fx हो गया। f of -x निकालूंगा, इसमें चेंज नहीं आएगा, देखो आप, तो 2 + 3a इंटू एक्स स्क्वायर, f of -x निकालूंगा, यहाँ मैं x की जगह -x लिखूंगा, तो ये आ जाएगा a + 2 अपॉन a - 1 इंटू x, अगेन b आएगा एंड b इज -1, एंड +2 प्लस का 2x स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा आ गया बच्चों ना। तो देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, वो डबल हो गया हमारे पास, तो b हमारे पास -1 आ ही गया था। थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं यहां से ना, a निकालना है हमें, a आने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, fx आ जाएगा ना। तो इट विल बिकम 2 टाइम्स 2 + 3a इंटू एक्स स्क्वायर, ये मैंने कैंसिल आउट कर ही दिया, -1 -1, ये -2 हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज 2x स्क्वायर बाई 7। नाउ दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू R। तो अगर ये एवरी वैल्यू x बिलोंग्स टू R के लिए ट्रू है तो वी कैन से 4 + 6a + 2/7 बराबर 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों ना, तो देयरफॉर 6a इज इक्वल टू -4 - 2/7
28 से कितना हो गया, -30/7 हो गया। Therefore A will come out to be -5/7. A आ जाएगा -5/7। अब A आ गया, B आ गया, तो मैं fx आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। A इज इक्वल टू हमने 5/7 निकाल लिया, B कितना आ गया, -1 आ गया। तो therefore A इज इक्वल टू -5/7 एंड B इज इक्वल टू -1। यहां रख देता हूं और मैं fx निकाल लेता हूं ना। therefore fx इज इक्वल टू, नाउ fx विल बी इक्वल टू, A को रख रहा हूं मैं 5/7, तो दिस इज माइनस का 15/7, यानी कितना आ गया 2 माइनस 15/7, A इज -5/7, तो माइनस का 15/7 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। A इज इक्वल टू -5/7, तो fx इज इक्वल टू -5/7 लिखा, तो माइनस का 15/7 बन जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस A को रख रहा हूं मैं 5/7, तो दिस इज 2 माइनस का 5/7 प्लस 2 अपॉन -5/7 -1, ये ऐसा आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 2830 माइनस का 5/7 आ गया x, और b कितना आ गया, -1 आ गया। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो इट विल कम आउट टू बी, दिस इज -x²/7 -x²/7 एंड दिस इज 14, यानी ये कितना आ जाएगा, -5 + 14, और ये आ जाएगा -5 - 7, तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 9 और नीचे कितना आ जाएगा 12, तो -3/4 -3/4 -5 + 14 -5 - 7, तो इससे आ गया हमारे पास ऊपर 9 आया और नीचे -12 आ गया, तो +9 एंड -12 -3/4, तो -3/4 x² x आ जाएगा एंड b इज -1, b -1 आ जाएगा। तो ये बच्चों ऐसा आ गया हमारे पास, है ना। अब इसका अगर मैं मॉड निकालूंगा ना, हमें मॉड fi निकालना है, तो वी कैन से मॉड ऑफ fx कैन बी रिटन एज, मॉड ऑफ fx कैन बी रिटन एज x²/7 mod of x², and this is same as mod of x²/4 x²/7, fx का मैं मॉड निकालता हूं, तो दैट इज x²/7 प्लस 3/4 इंटू x एंड +1, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब इसको f of i बोलो या fx बोलो, एक ही बात है। अब मुझे सम कैलकुलेट करना है ना, अब सम कैलकुलेट मैं करके निकाल सकता हूं ना। सम कैलकुलेट करूंगा तो सम कैलकुलेट करने के लिए हमें 28 लिखना है शायद, है ना। therefore 28 mod of fx is equal to, and that will be modulus of 4x² plus 21x plus 28 को अंदर ले जा रहा हूं मैं ना, तो 28 आ जाएगा ना, दिस इज 28, ये ऐसा आ जाएगा ना। क्या कितना था, 7 था, है ना, तो x²/7 हो गया, 3/4 इंटू x हो गया, +1 हो गया, मॉड लिया तो ऐसा आ गया, 28 को मैं अंदर ले गया, तो 4x², 21x + 28, मतलब सिग्मा लगाना है मुझे इस पर, है ना। therefore 28 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 mod of f of i, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 मॉडुलस ऑफ 4i² प्लस 21 इंटू i एंड प्लस 28। अब i अगर मैं 1 2 3 4 है तो पॉजिटिव होगा, अब मोड लगाने की कोई जरूरत नहीं है अपने को इसमें ना, और अगर मोड लगाने की जरूरत नहीं है तो बस अब मैं सम निकाल सकता हूं। अब हमें इस मोड की कोई आवश्यकता नहीं है, मोड ने अपना रोल प्ले कर लिया क्योंकि वो नेगेटिव आया था, तो मोड से प्लस साइन क्रिएट कर पाए अपन, बस इसको अब मोड लगाने की कोई जरूरत है नहीं अपने को यहाँ, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ ना, और सिंपल ब्रैकेट अप्लाई कर सकता हूँ। दिस इज 28, अब ये अप्लाई कर देंगे तो 4 तो यहाँ आ जाएगा, एंड दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो दिस इज n इंटू n + 1 2n + 1 अपॉन 6 प्लस 21 आ जाएगा, एंड दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो आ जाएगा n इंटू n + 1 अपॉन 2
एंड 28 into 5, दिस इज 28 into 5. मतलब ये सम कैलकुलेट करना है मुझे ना, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 20 into 11 प्लस 21 into 15 एंड प्लस 28 into 5. ये मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो इसको ऐड कर लो बस. अब आप ऐड करने पर ये कितना आ गया, दिस इज 220 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 315, दिस इज 315 और वो कितना आ जाएगा 140. और इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो दिस इज 5, फिर 5 से 7 आ जाएगा और फिर 4 और 6, 4 + 2 is 6, 675 इज द आंसर. तो ये 675 आ जाएगा. पहले भी आया है बच्चों मेरे हिसाब से, आई थिंक पहले ही एडवांस में आया था. डेटा थोड़ा डिफरेंट है, अदरवाइज इसी कंसेप्ट का सवाल आया था. और वो कुछ ही नहीं, हमने या फिर ऐसा करते हैं कि fx को यहाँ रख देते, यहाँ से मैं f(x + y) भी निकाल लेता, fx दिया भाई f(y) भी निकाल लेता और दोनों तरफ कंपेयर कर लेता मैं डिफरेंट पावर के कोफिशिएंट. या हमने थोड़ा हिडन ट्रायल प्रोसेस फॉलो किया, एक बार x = y = 0 रखा और एक बार y को मैंने -x रख दिया और उससे मैंने a और b दोनों निकाल लिए. जैसे a और b आया fx आ गया और उसके बाद फिर मैंने मॉड का रोल प्ले करा लिया और एक बार वो रोल प्ले करने के बाद फिर सिमिलरली हमें सिग्मा स्क्वायर का यूज करना था, सिग्मा n स्क्वायर, ये सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का यूज करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हम. प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. देयर आर 2 बैड ऑरेंजेस मिक्स्ड विद 6 गुड ऑरेंजेस. नाउ 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन, यानी टोटल जो ऑरेंजेस हमारे पास हैं वो 9 है, उनमें से 2 तो बैड है और 7 गुड ऑरेंजेस हैं. नाउ 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम एंड लेट x बी द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस ड्रॉन. द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, वेरिएंस निकालना, तो टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने को ना. तो बैड हमारे पास 2 हैं और ये तो बैड है हमारे पास 2 और जो गुड है हमारे पास वो 7 है और हम 2 ऑरेंजेस निकाल रहे हैं ना इन 9 में से ना, और हमें वेरिएंस लिखना है ना, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा. तो ये मैंने मान लिया x हमारे पास है और x के कोरस्पोंडिंग हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली px, x के कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी px निकाल लेंगे. अब रैंडम वेरिएबल लिखना है मुझे ना, तो 2 ऑरेंजेस अगर मैं निकाल रहा हूं और उनके बैड आने के लिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तब जाके मैं वेरिएंस निकाल सकता हूं. लेट x बी द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस ड्रॉन. तो अगर मैं 9 में से 2 ऑरेंज निकालूंगा तो या तो हो सकता है बैड एक भी नहीं आएगा, या बैड ऑरेंज एक आ जाएगा, या फिर बैड ऑरेंजेस 2 हमारे पास आएंगे ना. ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के बाद ही हम वेरिएंस निकाल पाएंगे ना. अब हम चाह रहे हैं भाई 9 में से 2 ऑरेंज निकालें और उनमें बैड एक भी नहीं आए, तो टोटल तो हमारे पास 9 है, तो रिक्वायर्ड कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 9c2. लेकिन हम चाह रहे हैं बैड एक भी नहीं आए, दोनों के दोनों गुड आ जाए, तो 7c2 ये ऐसा आ जाएगा. अब बैड एक आ जाए तो टोटल 9 है, 9c2 आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2c1, एक गुड आ जाए और एक बैड आ जाए. तो बैड तो एक आ गया, अब गुड आना चाहिए एक, 7c1. अगेन हम चाह रहे हैं अब दोनों के दोनों बैड आ जाए, तो 9c2 और अगर दोनों बैड चाहते हैं तो बैड हमारे पास 2 हैं, 2c2 आ जाएगा ना. ये उनकी कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गई ना, ये रैंडम वेरिएबल हो गई, ये इनकी कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी हो गई. अब हमें वेरिएंस निकालना है ना, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, सिग्मा x इंटू px इंटू एक्स स्क्वायर, px इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा x इंटू px का होल स्क्वायर. ये वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे अपन ना. अब इसमें एक्स स्क्वायर इंटू px मुझे निकालना है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू px मतलब वही, या तो xi लिखे या उन्होंने कैपिटल x लिख रखा है, इसे मैंने कैपिटल x लिख दिया. तो एक बार मुझे ये x तो ये वैल्यू है और px हमारे पास ये है ना, तो 0 स्क्वायर इंटू दिस तो 0 बन जाएगा ना, 0 स्क्वायर इंटू दिस, तो इसका तो ये तो काम आएगा नहीं ना. अब इसको अगर हम निकालेंगे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको ऊपर है ना, ये ऊपर आ रहा है हमारे पास 2, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 7 एंड दिस इज 9 इंटू 8 इंटू 2, तो दिस विल बी 7/18, दिस इज 7/18. यानी जो रैंडम वेरिएबल 1 के कोरस्पोंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 7/18 आ गया. और ये कितना आ जाएगा, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/9 इंटू 8 और यहाँ 2 आ जाएगा, तो दिस इज 1/36, 1/36 आ गया बच्चों है ना. मतलब इसको निकाल सकते हैं, तो पहले अगर मैं ये सम निकालूंगा फिर उसके बाद ये सम निकाल लूंगा ना. तो अगर मैं वो सम कैलकुलेट करता हूँ तो x को 0 लिया मैंने, 0 स्क्वायर से फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 से आते हैं ना, 1 स्क्वायर इंटू
1 के कोरस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी है 7/18 प्लस अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग आया तो 4 इनटू इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/36 आ गई, ये तो ये आ गया माइनस, अब इन सबका सम निकालूंगा फिर स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो जब मैं x को 0 लूंगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 1 इंटू 7/18 1 इंटू 7/18 n प्लस 2 इंटू 1/36, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बट अभी एक थोड़ा मैनिपुलेट करना है मुझे और मैनिपुलेट करके इसको निकाल लेता हूं मैंने, आई थिंक सही लिखा है मैंने, एक बार 0 के कोरस्पॉन्डिंग लिखा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर आ गया और उनके कोरस्पॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी वो मुझे लिखनी है ना। बट अब इस फॉर्मूले का कोई मतलब है नहीं और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेता हूँ ना। तो दिस इज 7/18, दिस इज 7/18 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2/18, दिस इज 2/18 है ना, इसको मैंने पूरा कैंसिल नहीं किया क्योंकि 18 डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा ना, माइनस दिस इज 7/18 एंड प्लस दिस इज 1/18 होल पावर 2, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। अब ये कैलकुलेट करना है तो 9 से 1/2 आ गया माइनस और ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, दिस इज 1/4, तो ये 9 आया, 9 से 1/2 आ गया और ये कितना आ गया 8 आया, अच्छा ये तो 8/18 आ गया, दिस इज 8/18 होल स्क्वायर, 8/18 होल स्क्वायर, तो दिस इज 1/4 1/2 माइनस एंड दिस इज 4/9, दिस इज 4/9, तो 4/9 का मतलब हो गया 16/81, मतलब ये कैलकुलेट कर लूंगा ना तो कितना आ जाएगा, दिस इज 2162, तो नीचे आ जाएगा, ये 81 हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा, और अगर मैं 81 में से 32 को माइनस करूंगा तो दैट विल कम आउट टू बी 49, क्योंकि वो 9 आ जाएगा, 7 बचेगा तो 49, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 49/162, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 49/162 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये हमने थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा और डिस्ट्रीब्यूशन का फिर हमने वेरिएंस निकाल लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, सर्कल से रिलेटेड सवाल है, लेट सर्कल इज टचेस द एक्स एक्सिस एट a, 0 एंड इट्स y इंटरसेप्ट इज b, देन हमें ये जो पॉइंट है, पॉइंट बोल सकते हैं या उसको ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं, इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा मुझे निकालना है ना। तो हमने देखा भाई सर्कल हमारे पास एक्स एक्सिस रोटेट कर रहा है, इस सर्कल का अगर मैं सेंटर निकालना चाहूंगा तो इस गिवन सर्कल का मैं सेंटर निकाल सकता हूं, और इसका अगर मैं सेंटर निकालूंगा तो α/2 β/2 आ जाएगा, ये सर्कल का सेंटर हमारे पास है ना। अभी टचिंग द एक्स एक्सिस एट a, 0, इस सर्कल का मैंने डायग्राम बना लिया एंड दिस सर्कल इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट a, 0, ये एक्स एक्सिस का डायग्राम बना दिया मैंने एंड दिस इज टचिंग, ये इसका सेंटर है, अगर ये टच कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं टेंजेंट यानी एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये सेंटर से पास होगी, और सेंटर हमें पता है इसका सेंटर इसका α/2 β/2 है, तो अगर ऐसा है तो ये दोनों पॉइंट एक वर्टिकल लाइन पर होंगे ना, और अगर वर्टिकल लाइन पर है तो इनके जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे वो इक्वल होंगे ना, तो हमें बोल सकते हैं कि α/2 जो आएगा वो a के बराबर आ जाएगा, एक तो हमें 2a चाहिए था, 2a तो अल्फा के बराबर आ गया, 2a इक्वल टू अल्फा। अब b हमें चाहिए, हमें अल्फा बीटा गामा में निकालना है 2a, b² जो पॉइंट है। अब बोल सकते हैं इसका y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो सर्कल का y इंटरसेप्ट जानते हैं हम, द y इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल इज 2 × √f² - c इज इक्वल टू b, ये y इंटरसेप्ट है और y इंटरसेप्ट हमें दे रखा है ना, बस यहां से मुझे निकालना है। f का मतलब क्या है हम समझते ही ना, यहां से अगर मैं f निकालूंगा तो हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y आ जाएगा ना, तो f² का मतलब होगा 2 की जगह 2, इसकी स्क्वायरिंग कर दो पहले आप, f² - c इज इक्वल टू b²। नाउ सर्कल में से अगर हम निकालें तो f का मतलब है हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -β/2, स्क्वायरिंग करूंगा तो β²/4 आ जाएगा, और c का मतलब है हमारे पास कांस्टेंट टर्म गामा एंड दैट इज इक्वल टू b²। बस अब यहां से मुझे क्या निकालना है, यहां से मुझे b² निकालना, तो b² की वैल्यू आ जाएगी ना, एंड देखो b² विल बी इक्वल टू β² माइनस का 4 गामा। तो अगर मैं देखूं 2a तो मेरे पास अल्फा आ गया, 2a तो अल्फा आ गया, और b² कितना आ गया, b² आ गया β² माइनस 4 गामा, तो आ जाएगा β² माइनस 4 गामा, तो अल्फा गामा β² माइनस 4 गामा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं बच्चों ने। 12 में दिया हुआ है, जो बच्चों ने बताया, जितना बच्चे बता पाए वो थोड़ा बहुत हम आपके सामने लेके आए, इस तरह का एक सवाल आया था, हो सकता है कुछ डेटा में कमी हो, लेकिन जो भी दे रखा है उस हिसाब से थोड़ा अपन हिट एंड ट्रायल का यूज करके सवाल का आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं ना।
या तो इनको डिवाइड करें अपन और फॉर्मूला लगाएं स्टैंडर्ड NCR अपॉन NCR माइनस 1 वाला, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ना। लेकिन उससे क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, इक्वेशन एक ही है, थोड़ा वो कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसा हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं, अगर 28 है तो इस 28 को मैंने NCR की फॉर्मेट में लिख दिया ना, 28 को लिख सकते हैं अपन NCR की फॉर्मेट में, तो ये 8C2 आ जाएगा बच्चों ना। और अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो यहां से बोल सकता हूं n बराबर 8 और r माइनस 1 बराबर 2, देयरफॉर r बराबर 3। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो मैं n और r निकाल पाया है ना, और अगर इसको निकालूंगा और अगर यहां रखता हूं तो हम देख रहे हैं इससे हम NCR अगर निकालें तो ये वेरीफाई भी हो रहा है ना, अब बिकॉज 8C3 इज 56। तो अगर मैं n को 8 ले रहा हूं और r को 3 ले रहा हूं, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, और अब उसका यूज करके मैं निकाल लेता हूं। तो NCR plus 1 इज बेसिकली NCR plus 1, n इज 8 एंड r इज 4, r इज 3, तो 4 आ जाएगा। और यहां से निकाल सकते हैं हम 8 into 7 into 6 into 5 अपॉन 3 into 2 into 1, तो 6 से 6 हट जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 4 फैक्टर इंटू 4 आएगा ना। 8C4 निकालेंगे अगर हम तो 8C4 निकाल सकते हैं। 8C4 इज सेम एज 8 into 7 into 6 into 5, 4 फैक्टोरियल चला गया, एक 4 फैक्टोरियल बचेगा, तो 4 into 3 into 2 into 1, तो ये 8 हट जाएगा यहाँ से ये 2 आ जाएगा, एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी 70 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका ना। थोड़ा सा ये हिट एंड ट्रायल सा लगाना पड़ा, और उसके बाद फिर हम इस एक्सप्रेशन इसकी वैल्यू निकाल पाए, इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 13 पर। द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस ऑन द लाइन इज अल्फा बीटा गामा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये लाइन का डायग्राम बना लो आप है ना, ये लाइन हमारे पास लिखी हुई है x माइनस अल्फा अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3, ये ऐसा लिखा हुआ है ना। अब एक पॉइंट है हमारे पास, उसका इमेज निकालना है हमें ना, तो उस गिवन पॉइंट को मैंने p एज्यूम कर लिया, लेट द गिवन पॉइंट इज p एंड दैट इज 4 4 3। इसका मुझे इमेज निकालना है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को मैं f मान लूंगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दूंगा और मान लूंगा ये p डैश हमारे पास है, और अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो p डैश इज मिरर इमेज ऑफ पॉइंट p। तो अगर मैं f निकाल पाया जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, जो निकालना आता है अपने को ना, तो हम देख सकते हैं f इस लाइन पर है, तो इस लाइन पर अगर मैं कोई पॉइंट एज्यूम करना चाहूं तो f के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं बराबर, मैंने इसको r एज्यूम कर लिया, तो मैं f को निकाल सकता हूं क्योंकि f इस लाइन पर है, और r की किसी भी वैल्यू के लिए यहां से जो x y z आएगा दैट विल बी अ पॉइंट लाइंग ऑन द गिवन लाइन। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ f कैन बी रिटन एज 2r plus 1 r plus 2 एंड 3r plus 1, ये f के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास है ना। अब हम चाहते हैं ये f फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बन जाए, तो मैं pf के क्या करूंगा, डायरेक्शन रेशियो निकाल लूंगा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pf। तो कैसे निकालूंगा, वही x2 माइनस x1, तो 2r plus 1 में से 4 को कम किया तो -3 आ गया, फिर 2r plus 2 में से 4 को कम किया तो r minus 2 आ गया, फिर 3r plus 1 में से इसको कम करेंगे तो 3r minus 2 आ जाएगा। और लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता ही है हमें, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 2 1 3। अब हम चाह रहे हैं भाई f फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर और pf वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके डायरेक्शन रेशियो जो है उनके प्रोडक्ट का सम 0 के बराबर कर देते हैं अपन। तो ये pf के डायरेक्शन रेशियो है, लाइन के डायरेक्शन रेशियो है, तो a1 a2 इज 4r minus 6 प्लस b1 b2 is r minus 2 and plus c1 c2 is 9r minus 6 is equal to 0। तो 9 10 14r, 14r is equal to this is 14, therefore r is equal to 1। और अगर r 1 के बराबर है तो f के कोऑर्डिनेट निकाल पाया हमें ना, तो जो f के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चों हमारे पास, वो f के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, ये f पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, r को मैंने 1 रख दिया, तो दिस इज 3 अगेन 3, और r को मैं 1 रख रहा हूं तो आ गया 4, ये मिड पॉइंट आ गया। अब अगर ये मिरर इमेज है और ये गिवन पॉइंट है तो p और p डैश का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया ना, पर इसका यूज करके निकाल सकते हैं। अब वो 4 है, हम देख रहे हैं यहाँ x ऐसा आएगा, इनको ऐड करने पर आधा करने पर ही आ जाएगा, तो डबल करने पर 6 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा ना, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हम चाहते हैं 8 आए, आधा करने के बाद तो 4 आएगा, आधा करने के पहले 8 आना चाहिए, तो 5 आ जाएगा, 2 2 5, 6 से 3 आ गया, 6 से 3 आ गया, 8 से 4 आ गया, तो therefore alpha beta gamma is alpha plus beta plus gamma is 2 plus 2 4 plus 5, 9 is the answer। So 9 is the correct answer। The value of alpha plus beta plus gamma is 9। ये भी आसान सवाल था, 3D का था,
पढ़ते हैं इस तरह के काफी सवाल हम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए भी कई बार निकालते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाला जाता है। कभी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो, उसके लिए भी हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 14 पर आते हैं बच्चों। ये सवाल भी अपने डीबीपी में आता है, डीबीपी का सवाल है अपने ना। लेट एबीसीडी बी ए ट्रेपेजियम whose vertices lie on the parabola y square is equal to 4x. Let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to y-axis. If the diagonal AC is of length is and it passes through the point 1, 0, diagonal AC की लेंथ दे रखी है और दे रखा है that is passing through 1, 0. और ध्यान से अगर हम देखें 1, 0 is focus of this parabola. ये सेम सवाल अपने डीबीपी का सवाल है और इसका हम एरिया निकालते हैं। अपने डीबीपी के अंदर आता है सवाल ये। तो इसमें हम ध्यान से देखें, एक पैराबोला है हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, डायगोनल AC 1, 0 से पास हो रहा है, ये इसका फोकस हमारे पास है 1, 0. दिस 1, 0 इज द फोकस ऑफ दिस पैराबोला। अब हमें दे रखा है कि वो डायगोनल AC वहां से पास हो रहा है। दो साइड्स हैं, एक तो AD है और एक BC है। ये पैरेलल दे रखी है y एक्सिस के। तो ये मैंने यहाँ ऐसा बना लिया, एक हमने ऐसा बना लिया, एक साइड को ऐसा बना लिया ना। ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ, तो ये मैंने A मान लिया, इसको B एज्यूम कर लिया हमने, इसको हमने C मान लिया और इसको हमने D मान लिया। तो AD एंड BC आर पैरेलल टू y एक्सिस। जो डायगोनल हमारे पास है दैट इज पासिंग थ्रू द 1, 0, फोकस से पास हो रहा है वो, ये हमने डायगोनल बना दिया। दूसरा डायगोनल हमारे पास ये है ना, ये ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया पूरा हमने ना, और ये AD और BC दोनों पैरेलल है ना। तो हमने मान लिया हमारे पास जो है, इस पॉइंट को मैंने T मान लिया ना, लेट दिस 80 इज, पॉइंट A को मैंने 80 मान लिया। अब A बराबर सिंस हमारे पास 1 है यहाँ, तो इस पॉइंट को बोल सकते हैं 80 स्क्वायर 280, ऐसा निकाल सकते हैं ना। अब हमें इसका लेंथ दिया हुआ है ना, इसका लेंथ हमें दिया हुआ है 25/4। तो 25/4 अगर लेंथ हमारे पास है, तो हम देख रहे हैं एक तरह से ये फोकल कोड है, और इस T पॉइंट से ड्रॉ की गई फोकल कोड की लेंथ मुझे पता है, और किसी पॉइंट T से, किसी पॉइंट AT से ड्रॉ की गई फोकल कोड की लेंथ हमारे पास होती है A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। A यहाँ पर पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज 25/4। A इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, therefore T प्लस 1/T will be equal to plus minus 5/2। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने इसको बोल रहा हूं T पॉइंट, तो इसका जो T होगा वो पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट का पैरामीटर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ऊपर है। मैंने इसको ऊपर है, इसको T एज्यूम करता तो T नेगेटिव आ सकता था, इसके लिए T नेगेटिव आता है, इसके लिए भी T पॉजिटिव आता। तो यहां से हम देख रहे हैं प्लस साइन ले लेंगे, अगर T पॉजिटिव है तो प्लस 5/2 आ जाएगा, therefore T प्लस 1/T इज इक्वल टू 5/2। अब अगर इसको मैं सोल्व कर रहा हूं तो वी आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ T बराबर 2 और एक आ जाएगा T बराबर 1/2। हो सकता है इसको 25, इसको A मानते हैं, इसको ABCD मानते हैं ना। तो ABCD हमारे पास है, तो हमें AD दे रखा था कि AB परपेंडिकुलर है, AD और BC परपेंडिकुलर है, तो T की दो वैल्यू आ गई एक्चुअली हमारे पास। तो हम देख रहे हैं भाई एक के लिए हमारे पास द डायगोनल AC की लेंथ आ गई। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट का पैरामीटर और इस पॉइंट का पैरामीटर हमारे पास ज्यादा होगा। जैसे ये अगर पॉइंट आ गया एक हमारे पास, तो ये अपन फोकल कोड का कंसेप्ट लगा के दूसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। दोनों पॉइंट की जरूरत नहीं है। तो T की दो वैल्यू आने का मतलब एक इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, एक T से, और एक T से इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो अगर हम देखें भाई इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कम होगा, तो अगर मैं यहां से निकालूंगा T को, अगर मैं हाफ रखता हूं तो ये पॉइंट आ जाएगा 1/4,1। दिस पॉइंट इज 1/4,1। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो दिस पॉइंट विल कम आउट टू बी 4,4। ये पॉइंट 4,4 आ जाएगा ना, दिस पॉइंट विल कम आउट टू बी 4,4। ये पॉइंट हमारे पास 4,4 आ जाता है ना, क्योंकि इसको ये बोल सकते थे, हम ऐसा बोल सकते थे ये A है, A B C D भी बोल सकते थे अपन ना, जरूरी नहीं है A को मैं यहां लेता, हम इसको बोल सकते थे A B C D, ऐसा भी बोला जा सकता था। तो उस केस में T की दो वैल्यू आ गई ना, अगर मैं A को यहां लेता तो ये 4,4 आ जाता है, फिर ये 1/4,1 आ जाता। इस तरह से हमारे पास पॉइंट आ गए। अब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो निकाल सकते हैं सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब पैरेलल साइड तो क्या हो गई, एक तो AD हो गई और एक BC हो गई। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ये 1 है, ये डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर है, और हम जानते हैं ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस भी 1 के बराबर होगी। ये 4 है तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो पैरेलल साइड्स का सम तो निकल जाएगा। एक पैरेलल साइड की लेंथ 2 यूनिट है और एक की 8 यूनिट है। इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस निकालनी है ना, और इस डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ मैं। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, इसका x कोऑर्डिनेट 1/4 है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज 2 + 8 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 4 - 1/4। तो
तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 से 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16, 15/4 आ जाएगा, एंड देयरफॉर 70/4 इज द आंसर। दिस इज द एरिया ऑफ दैट ट्रेपेजियम। तो 75/4 इज द आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। तो ये अपने डीबीबी का सवाल था ना, फोकल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया इसमें हमने, और उसका इस्तेमाल करके कैलकुलेट कर लिया। 15 पर आते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ वेज, पी एंड सी से रिलेटेड सवाल है, द नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म a 5-digit number greater than 50,000 with the use of the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 such that sum of the first and the last digits is not more than 8। यानी जो फर्स्ट डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है उनका सम जो है वो 8 से अधिक नहीं आना चाहिए, नहीं 8 तक चलेगा, 8 से कमा चला, नॉट मोर देन 8, यानी 8 से बड़ा नहीं आना चाहिए ना। अब नंबर में कितने डिजिट है, 5 डिजिट हमारे पास है, और मैं 50,000 से बड़ा चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट बना लिया हमने ना। तो इसमें क्या केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे हमें ना। हम चाह रहे हैं नंबर जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास 50,000 से बड़ा बनना चाहिए, और उसमें इन्हीं का इस्तेमाल करना है, और फर्स्ट और लास्ट पर जो हमारे पास नंबर है, अब यहाँ 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ 4 आएगा तो वो नंबर 50,000 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि फर्स्ट और लास्ट पर जो डिजिट आएंगे उनका सम 8 से बड़ा नहीं आना चाहिए, 8 तक चलेगा। तो देखो फर्स्ट केस कंसिडर कर रहे हैं अपन ना, इसमें यहाँ 5 को रख दिया मैंने, 5 को फिल कर दिया, ये फिक्स कर दिया मैंने कि यहाँ 5 आएगा ना। अब इस लास्ट प्लेस पर अगर ध्यान से देखें हम, तो हमें जो नंबर चाहिए वो इस तरह का चाहिए डिजिट कि इनका सम 8 या 8 से कम आए। तो देखो 5 तो रख ही दिया मैंने, तो मैं 1 को रख सकता हूं, यहां पर 1 एक्सेप्टेबल है, इस प्लेस पर 1 एक्सेप्टेबल है, इस पर 2 एक्सेप्टेबल है, इस पर 3 एक्सेप्टेबल है, इस पर 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता। तो ये फर्स्ट केस कंसिडर किया हमने ना, इसमें दोनों क्राइटेरिया पूरा कर लिए हमने, नंबर जो बनेगा वो इससे बड़ा बनेगा, और उसमें फर्स्ट और लास्ट प्लेस पर जो डिजिट आएंगे उनका सम भी मोर देन 8 नहीं आएगा, मतलब या तो 8 आएगा, 8 से कम आएगा, 1 लूंगा तो 6 आ जाएगा, 2 लूंगा तो 7 आ जाएगा, 3 पर 8 आ जाएगा। तो इसको मैंने फिक्स कर दिया। इस प्लेस को भरने के 3 तरीके हैं, बाकी इसको भरने के लिए हमारे पास 8 तरीके हैं, 8 डिजिट है, इनमें से कोई भी आ सकता है ना। तो इसको फिल करने के 8 वेज आ गए, इसको फिल करने के 8 वेज, इसको फिल करने के 8 वेज, और इसको फिल करने के 3 वेज हमारे पास है। Therefore नंबर ऑफ नंबर्स आर 8 to the power 3 into 3। 8 to the power 3 का मतलब क्या हो गया, 2 raised to power 9 हो गया into 3, 2 raised to power 9, 2 raised to power 9 is 512, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 1536 आ गया है ना। अब सेकंड केस पर आते हैं बच्चों ना, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट बना दिए हमने ना। अगेन 5 के बाद 6 को फिक्स कर दिया मैंने, अब की बार मैंने 6 से फिक्स कर दिया। अब हम देख रहे हैं भाई यहाँ जो डिजिट आएगा वो इस तरह का आएगा कि सम 8 से बड़ा नहीं आना चाहिए ना। तो देखो इसको फिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो 1 का इस्तेमाल कर सकता हूँ या 2 का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वही इसको भरने के 8 तरीके, इसको भरने के 8 तरीके ना। अगेन ये आ गया 8 क्यूब इंटू 2 आ गया ना, तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 9 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, तो 2 रेज़ टू पावर 10 आ गया है, मतलब 1024 आ गया है, 1024। अब थर्ड केस पर आ जाते हैं ना, थर्ड केस पर आएंगे 1 2 3 4 5 डिजिट बना दिए। अगेन अब यहाँ 7 को फिल कर देते हैं ना, अब हम यहाँ 7 रख देते हैं ना, 7 रखूंगा और सम 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ एक ही आ सकता है बस। इसको भरने का तरीका एक ही है, वही इसको भरने के 8 तरीके, तो 8 क्यूब इंटू 1 आ जाएगा, 8 क्यूब का मतलब हो गया 2 रेज़ टू पावर 9, दैट इज 512, तो ये 512 आ जाएगा। बस इनका सम निकालना है, ये रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे हमारे पास है ना। तो कितना आ गया वो, 6 से 10 आया, 12, 4 के बाद 6 7 आ गया, उसके बाद कितना आ गया 0 3, 3072 इज द आंसर, 3072 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों ने, थोड़ा केसेस कंसीडर करने पड़े इसमें ना, और फिर इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन, यानी जहां जहां लोकल मिनिमम आ रहा है उन पर लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लो, और उसको हमें इनका सम निकालना है ना, सम ऑफ द ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। अब इसका लोकल मिनिमा निकालने के लिए तो डिफरेंशिएट करें, या डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाना ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से तो ना, डायग्राम बनाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं अपन ना। तो डायग्राम इसका मैं बनाऊंगा एक्चुअली, और डायग्राम बनाने के लिए हम ध्यान से देखें तो यही डायग्राम बना सकते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू देखनी है कहाँ कहाँ आएगी ना। तो यहाँ अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, तो पहले हम x लेस देन -1 पर बनाते हैं ना, स्लोप नेगेटिव है, -1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी इसकी ना, -1 पर 3 आ जाएगी वैल्यू, और -1 पर 3 आ रही है, और यहां से कितनी आ जाएगी
-1 पर वैल्यू आ रही है 3 इसकी, और -1 पर यहां से देखें अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1 पर ये 5/3 आ जाएगा ना, और इसको इंक्लूड कर लेंगे अपन ना। तो इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास -1 पर ही 9 है, ये भी 3 आ जाएगा, तो कंटिन्यूस हो गया, मतलब -1 पर वैल्यू आ गई 3। पहले होलो सर्कल लगा है, यहां से -1 पे वैल्यू निकाल रहा हूं तो 3 आ रही है, यहां से निकालूंगा 9/3 से 3 आ जाएगा ना, तो -1 पर जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई हमारे पास। ये 3 को मैं मार्क कर देता हूं, डार्क सर्कल आ गया ना। लेकिन अगर मैं -1 के पहले बनाना चाहूंगा डायग्राम, तो स्लोप नेगेटिव रहेगा इसका ना, स्लोप विल बी नेगेटिव। ये 3 बना दिया मैंने, यहाँ पर 3 को मार्क कर दिया ना। अब इसके पहले बनाना है तो स्लोप इसका नेगेटिव है, स्लोप इसका -2 आ रहा है, तो स्लोप अगर इसका -2 आ रहा है तो डायग्राम देखो ऐसा बन जाएगा इसका ना। ये डायग्राम थोड़ा मैंने ऐसा बना दिया है ना, डायग्राम इसका ऐसा बना दिया मैंने। अब मुझे -1 से 2 के बीच में बनाना है, तो यहाँ मैं 1 को मार्क कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 2 को मार्क कर लेता हूँ ना। यहाँ पर मैंने 1 को मार्क कर लिया, और यहाँ पर 2 को मार्क कर लिया, ये मैंने 1 को मार्क कर लिया और ये 2 को मार्क कर लिया। तो उसमें अगर मैं बनाता हूँ -1 यहाँ रखूंगा तो वापस 3 आ जाएगा, और इसमें देखें 2 पर अगर हम निकालें तो 2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 2 पर ये 4 आएगा, 11/3 आ जाएगा, और 11/3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 से ज्यादा होगी है ना, 11/3 मोर देन 3 आ जाएगा। 2 पर ये 4 आएगा, वो 11 आ जाएगा, 11/3 हो जाएगा, और 0 पर इसमें शार्प कॉर्नर आएगा क्योंकि मॉड का डायग्राम बना रहे हैं, और 0 पर वैल्यू कितनी आ गई इसकी 7/3। लेकिन अब इसका स्लोप जो हमारे पास कितना आएगा, अगर x नेगेटिव की बात करूं, इसका स्लोप आएगा -2/3, इसका स्लोप -2 है। अगर मैं x < 0 की बात करूं, डायग्राम बनाऊंगा, स्लोप -2/3 आएगा, मतलब स्लोप बढ़ गया इसका, बढ़ने का डायग्राम थोड़ा यूं बन जाएगा, तो 7/3 कहीं ऐसा आएगा, ये 7/3 कहीं ऐसा आ जाएगा, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये मान लिया मैंने 7/3 आ गया ना। अब इसके बाद स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे x 0 से बड़ा होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 पर वैल्यू कितनी आ गई 4, 11/3 आ गई, तो 11/3 कहीं आ जाएगा हमारे पास, 11/3 3 से बड़ा आ जाएगा, तो ये 11/3 आ जाएगा हमारे पास है ना, दिस विल बी 11/3। तो 11/3 को कहीं मैंने यहां मान लिया, और डायग्राम फिर ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद 2 पर अगर यहां देखें तो 2 पर ये कितना आएगा, 2 पर ये आएगा -2, और ये आएगा हमारे पास -3, 6, 11/3 आया, डायग्राम वहीं से स्टार्ट होगा। अब देखें ये क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड रहेगा, तो ये 4 और 5 पे कट करेगा, तो 4 और 5 पे कट करेगा तो यूं बनेगा, और 4 और 5 पे कट करेगा अगर ये, तो डायग्राम ये ऐसा बनना चाहिए, ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा। 5 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो 5 के बाद हमें 2 के बाद डायग्राम ऐसा बन जाए, तो 5 के बाद डायग्राम ऐसा बन जाएगा, और ये 4 आ गया पॉइंट, और ये 5 आ गया ना, तो 4 और 5 के बीच में वर्टेक्स आएगा, तो 9/2 पर इसका वर्टेक्स आ जाएगा। तो एक तो 9/2 पर जो वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, भाई ये नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया, ये लोकल मैक्सिमा का हो गया, ये लोकल मिनिमा का। तो एक तो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई 0 पर, एक तो वो 7/3 आ गई, एक 9/2 पर जो वैल्यू आएगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर मैं 9/2 पर निकालूं, तो देखो 9/2 पर ये कितना आ रहा है, ये 11/18 आ जाएगा। 9/2 अगर मैं रखूंगा तो 9/2 से कितना आ गया, 1/2 आ गया ये, और फिर अगर मैं 9/2 रखूंगा तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया 32 आ गया, ये -11/32, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो अब लोकल मिनिमम वैल्यूज क्या क्या हो गई, एक तो 0 पर लोकल मिनिमम आया, और एक हमारे पास 9/2 पर लोकल मिनिमम आ गया, एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। तो द रिक्वायर्ड सम इज 7/3, और सम निकालना है तो एक लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास -11/32, मतलब ये मुझे कैलकुलेट करना है ना। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेंगे 32 इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 112 आ जाएगा, -11 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, दिस इज, अगर मैं 12 कम करता तो ये 101 आ जाएगा ना, दिस विल बी 157, 16 से आएगा वो ना, तो 7/3 है एक्चुअली ये ना, दिस इज 7/3, दिस इज 7/3, तो 7/3 अगर ये है तो 7/3 से फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको ना, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 32 × 3, दैट इज 96, और फिर 32 यहां आ जाएगा, 224 आ जाएगा, -33, पर इसमें से 33 को कैंसिल कर दो आप, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें कुछ कैंसिल आउट तो मैं कर नहीं पा रहा। 9/2 पर जो वैल्यू आई है मेरे पास
वो 11/18 थी ना ये वैल्यू, 11/18 थी ये वैल्यू बच्चों है ना, ये 11/18 था लिखा हुआ बाहर, फिर ये 1/2 आया, 9/2 से 1/2 आया, 9/2 से माइनस का 1/2 आ गया, तो ये कितना आ गया, दिस इज, ये गलत लिखा है मैंने ना, दिस इज इक्वल टू माइनस 11/72 आएगा बच्चों, ये 72 आएगा, 18 4 जा 72, ये 72 आ जाएगा ना, तो बस ये 72 लिख देंगे फिर अपने यहाँ ना, और अब ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3 और एक जो आ गया हमारे पास माइनस का 11/72 आ गया ना, तो ये 72 आ गया, तो 72 यहाँ से एलसीएम ले लो, 72 एलसीएम आ जाएगा, 24 आएगा, 24 इंटू 7, तो 24 इंटू 7 हो जाएगा, -11 आ जाएगा, -72, तो 7 आ जाएगा, 157/72, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा बच्चों, तो जो लोकल मिनिमम वैल्यूज थी उनको निकाल लिया और उनको ऐड कर दिया, और उनको ऐड करने पर ये वैल्यू आ गई, इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये सीक्वेंस सीरीज का सवाल है जो वेटेड था, मच वेटेड सवाल था, तो आ गया वापस ये सीक्वेंस का सवाल, हर बार आता ही लगभग हर शिफ्ट के अंदर। एपी से रिलेटेड सवाल है, हमें जनरल टर्म दे रखा है एपी का आर टर्म, और एक एम नंबर का टर्म दिया हुआ है और एक T25 दिया हुआ है, तो हम इनका यूज करके बेसिकली हमें एम निकालना है, सवाल में देखें तो अगर है ना, जनरल टर्म चाहिए और एक हमें एम निकालना है ना, तब जाके ये सम निकाल सकते हैं, इसको 5m से मल्टीप्लाई भी करना है। तो फर्स्ट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो टीएम हमारे पास है ना, तो हमने मान लिया जिस एपी की भी हम बात कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया ना। अब टीएम अगर हम बात करें तो टीएम कैन बी रिटन एज ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 1/25, दिस इज द फर्स्ट गिवन इन्फॉर्मेशन। अब T25 की बात करें तो T25 हमारे पास कितना हो जाएगा, a प्लस 24d एंड दैट इज इक्वल टू 1/20, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं, थर्ड में 20 से मल्टीप्लाई कर रखा है ना, अब वो सम लिख रखा है ना, व्हाट दैट सम इज, दैट सम इज T1 प्लस T2 एंड प्लस T25, यानी एपी की फर्स्ट 25 टर्म का सम 20 से मल्टीप्लाई कर रखा है एंड दैट इज इक्वल टू 30। अब सब फर्स्ट 25 टर्म का सम मैं निकाल सकता हूं, तो 20 की जगह 20 लिखा मैंने एंड द नंबर ऑफ टर्म्स आर 25, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 फर्स्ट टर्म एंड प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 13। ये तीन इंफॉर्मेशन मेरे पास थी, अब मुझे इनका यूज करके ए निकालना है, डी निकालना है और एम निकालना है। तीन इक्वेशन है तो तीन अननोन हो गए, इन तीनों को सोल्व करके मैं ए डी और एम निकाल लूंगा ना और कैलकुलेट कर लूंगा ना। तो यहां से देखें हम, दिस इज 250, ये 250 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, T1 का मतलब हो गया A और T25 का मतलब हो गया 1/20, तो 1/20 रख सकता हूं मैं यहां पर ना, तो यहां मैंने 1/20 रख दिया ना एंड दैट इज इक्वल टू 13। T25 आएगा हमारे पास, तो T25 मुझे दे रखा है ना, तो यहां से मैं A निकाल लूंगा बच्चों ना। अब A कितना आ जाएगा, देखो आप, ये आ जाएगा 250 इंटू A प्लस, और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 25/2 इज इक्वल टू 13, यहां से मैं A निकाल पाऊंगा अब ना, देयरफॉर 250 इंटू A इज इक्वल टू कितना हो गया, वो 26 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा बच्चों ना, 13 माइनस 25/2 इज 1/2, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1/50, 1/500, ये A की वैल्यू आ गई बच्चों ना। अब अगर A आ गया तो मैं D भी निकाल पाऊंगा यहां से ना, यहां से मैं D निकाल लूंगा ना, तो A की वैल्यू अगर 1/500 है तो मैं यहां से D निकाल लेता हूं ना, तो कितना आ गया 24D इज इक्वल टू 1/20, और A को मैंने इंटरचेंज कर दिया, 1/500 हो गया, 1/500। अब इसको 500 बना दो इसको आप, तो इसको क्या करो 25/500 बना दो इसको ना, ये 1/20 आ जाएगा ना, तो ये आ गया माइनस का 1/500। तो ध्यान से देखो कितना आ गया हमारे पास, 24 से 24 कट जाएगा, देयरफॉर D इज आल्सो इक्वल टू 1/500। तो इसका मतलब A और D की वैल्यू आ गई हमारे पास फटाफट, A इज इक्वल टू, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1/500 एंड D इज आल्सो इक्वल टू 1/500। अब मुझे M चाहिए, अब M आने के बाद मैं अपना काम चल जाएगा और कैलकुलेट कर लेंगे। M निकालने के लिए मैं यहां से निकाल लूंगा, A और D की वैल्यू मेरे पास अगर है तो मैं यहां से M कैलकुलेट कर लूंगा, और एक बार M आया तो फिर जो रिक्वायर्ड सम हमसे पूछा गया है वो हम निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज A और D बराबर है हमारे पास है ना, तो A और D अगर बराबर है
तो ध्यान से देखें, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं ना, ये आ गया हमारे पास a प्लस m इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/25। सिंस a और d इक्वल है तो ये हट जाएगा यहां से ना, तो m विल बी इक्वल टू 500/25 एंड दैट इज 20। तो m की वैल्यू 20 आ गई बच्चों है ना। तो इन तीनों इक्वेशन का यूज कर लिया हमने, a निकाल लिया, m निकाल लिया, d निकाल लिया। अब हमें सम निकालना है बस। तो m 20 है, बाकी 1/500 है दोनों है ना। तो ये सब मैं रब कर देता हूं बना, और जो सम मुझे निकालना है उस सम को लिख लेते हैं बस अपन है ना। तो यहां लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आया था, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1/500 और m इज इक्वल टू आ गया था 20 हमारे पास, m 20 आ गया था हमारे पास है ना। अब जो सम निकालना है वो देखो क्या हो जाएगा, therefore 5m एंड सिग्मा r इज इक्वल टू m 2m tr मुझे निकालना है ना। तो m को रख दिया मैंने 20, तो उससे 100 बन जाएगा, ब्रैकेट लगा दिया, सिग्मा r इज इक्वल टू 20 से लेकर 20 40 हो जाएगा, ये 20 से लेकर 40, 20 से लेकर 40 हो गया, और tr मुझे निकालना है ना। अब इसको ध्यान से देखो, आप ये क्या लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है T20, T21 अप टू T40। अब ध्यान से देखो, ये सब एपी के टर्म्स है, क्योंकि दिया हुआ है TR इज द आरएट टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी का 20th नंबर का टर्म हो गया, 21st का हो गया, 40 का हो गया। तो टर्म्स की काउंटिंग पता लगाएं अपन, 20 से लेकर 40 तक काउंट करें, नंबर ऑफ टर्म्स आर 21। तो ये सम कितना आ जाएगा, 100 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2। फर्स्ट टर्म इज T20 एंड द लास्ट टर्म इज T40। ये वैल्यू निकालनी है अपने को पसंद है, इस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। बट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपना, इसको कैलकुलेट करने के लिए 100 की जगह 100 लिखा हुआ है, 21/2 की जगह 21/2 लिख लो और इसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो a यहां भी आएगा, a यहां भी, वो लिखेंगे ना a और d की टर्म्स में, तो a यहां भी आएगा, a यहां भी आएगा, इट विल बिकम 2a। यहां पर आएगा 19d और यहां पर कितना आएगा, 39d आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 58d हो जाएगा मेरे हिसाब से ना, 58d, 19d आ गया, वहां 39 आ गया, 58d हो गया वो, 58d 58d। अब a और d बराबर है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100 इंटू 21/2 और बेसिकली कितना हो गया, 60d हो गया, क्योंकि a और d बराबर है। तो 60 की जगह मैंने 60 को कॉपी कर लिया और d की जगह लिखा मैंने 1/500, d की जगह लिख दिया मैंने 1/500। तो ध्यान से देखें आप, ये बन जाएगा हमारे पास 1000, 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, एंड आंसर इज 21 इंटू 6 एंड दैट इज 6126, 126 इज द आंसर। तो ठीक है, इक्वेशंस वगैरह लिखनी थी अपने को ना, अब वो थोड़ा इतना तो मेहनत करवाते ही हैं, ऐसी बात नहीं है ना, और वो सिस्टमेटिकली निकालते गए एंड द आंसर विल कम आउट टू बी 12126, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं बच्चों, 3D से रिलेटेड बोल सकते हैं अपन सवाल। लेट a xyz बी ए पॉइंट इन xy प्लेन, एक पॉइंट दे रखा है वो xy प्लेन में है, और हम जानते हैं अगर वो xy प्लेन में है तो z कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया ना, यानी जो a के कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या हो गए, x, y, 0 हो गया ना। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ेगा, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, इन तीनों से बराबर डिस्टेंस पर है। b को दे रखा है और c को दे रखा है, मतलब b और c दे रखे हैं, मतलब इनमें से कोई भी b और c नहीं है ना। तो हमारे पास जो a अलग से दे रखा है, तो ये जो पॉइंट है इनको ऐसा कर सकते हैं, इसको एक को a b c तो हो ही गया हमारे पास, इसको d मान लिया हमने, d पॉइंट को मान लिया मैंने 0 3 और 2 मान लो, एक पॉइंट को e मान लेते हैं अपन, ये लिख दिया मैंने 2 0 3 और एक पॉइंट को लिख दिया मैंने f, जो f पॉइंट हमारे पास है दैट इज 0 0 1। अब हमें दिया हुआ है ये जो पॉइंट है ये इनसे बराबर डिस्टेंस पर है, बराबर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, AD इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू AF, ये बराबर डिस्टेंस पर आ गए, और अगर बराबर है तो इनकी स्क्वायरिंग भी बराबर होगी, और स्क्वायरिंग अगर मैं बराबर करता हूं तो वी गेट x स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा बच्चों है ना। ये AD स्क्वायर आ गया ना, क्योंकि अगर ये बराबर है तो इनकी स्क्वायरिंग भी बराबर, AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AE स्क्वायर विल बी इक्वल टू AF स्क्वायर। तो AD स्क्वायर विल कम आउट टू बी दिस, AE स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूं तो x माइनस 2 होल स्क्वायर y स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9 आ जाएगा ना, और अगर AF स्क्वायर निकालना चाहूंगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 1 आ जाएगा ना। मुझे यहां से a निकालना है, x और y मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखें, हम निकाल सकते हैं
हम कैसे भी यूज कर लेना, जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा लेकिन यहाँ एक्स भी बचेगा और वाई भी बचेगा। तो एक तो इन दोनों का यूज करके निकालो आप। इसमें देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, यानी फर्स्ट ये इसको है ना फर्स्ट और थर्ड का यूज करके निकाल रहा हूं मैं, यानी एडी स्क्वायर और एफ स्क्वायर का यूज करके निकाल रहा हूं। एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, वी गेट -6y प्लस 9 n प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये 1 आ गया हमारे पास। देयरफॉर 6y इज इक्वल टू 12, 6y बराबर 12, 13 हो गया, 13 में से 1 कम कर दिया, y बराबर 2 आ गया ना। अब y अगर 2 आ गया तो मुझे x निकालना है, तो x मैं कहां से निकाल सकता हूं, वाई स्क्वायर से, वाई यहां से x निकाल लूंगा। अब की बार मैं इन दोनों का यूज कर लेता हूं ना, अब मैं इनका यूज करता हूं। इनका यूज करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा -4x प्लस 4, वाई स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, प्लस 9 आ गया, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, वाई स्क्वायर को 1 बचा, तो 4x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x बराबर 3। तो a जो पॉइंट था हमारे पास वो कितना आ गया, देयरफॉर a पॉइंट इज a इज इक्वल टू, जो कोऑर्डिनेट ऑफ a आ गए बच्चों वो आ गए हमारे पास, x तो 3 आ गया, y कितना आ गया 2 आ गया, और वो 0 आ गया ना। बस अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट पता लगा सकते हैं ना। बी और सी आपको दे रखे हैं, तो उन्होंने एक क्वेश्चन में पूछा है ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें एबी की लेंथ निकाल लो आप। अगर मैं एबी की लेंथ निकालूंगा, ए हमारे पास सामने लिखा हुआ है, बी आपके सामने दिया हुआ है, तो अगर मैं एबी की लेंथ निकालता हूं तो इसमें डिस्टेंस मैं लगा रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से 4 आ जाएगा, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर से अगेन 4 आ जाएगा, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये 3 आ गया बच्चों ना। ऐसे में AC निकाल लूंगा ना, ए और सी के बीच में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो अगेन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये आएगा हमारे पास 1, फिर आ जाएगा हमारे पास 4 और अगेन आ जाएगा 4, तो फिर ये 3 आ जाएगा। और अगर मैं BC निकालना चाहूंगा तो बी और सी के बीच में फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, तो उससे कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 के बाद ये 16 आ जाएगा, और 16 के बाद कितना आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 9 9 18, यानी हम बोल सकते हैं AB स्क्वायर एन प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और ट्रायंगल राइट एंगल भी है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो उसमें हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एक तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, और एक हमारे पास AC हो जाएगा ना। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2, 3 into 3, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 9/2, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ 9/√2 लिखा हुआ है ना। Therefore this is incorrect and this is correct, तो only S1 is the correct answer, S1 is the correct answer।